कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 16 जिसका नाम है संभावना प्रायिकता की अभ्यास 16 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 16 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि एच 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 टी टी एच क्रमशः 9 8 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार आया होगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि दो सिक्के को एक साथ 40 बार उछाला गया है। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए हैं और जिसमें इन 40 उछालों में देखिए एच एच का मतलब है दोनों सिक्के पर हेड आना। एच का मतलब है हेड, जिसको हम चित कहते हैं हिंदी में। तो दोनों सिक्कों पर हेड आया है, पहले सिक्के पर भी और दूसरे सिक्के पर भी। तो हेड हेड दोनों सिक्कों पर जब हेड आया है तो उनकी संख्या है 9। 40 में 40 उछालों में से 9 उछालों पर दोनों सिक्कों पर हेड आया है। फिर उसके बाद कहा गया है पहले सिक्के पर हेड दूसरे सिक्के पर टेल। पहले पर चित आया दूसरे पर पट आया। तो उन 40 उछालों में से पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल 8 बार आया है। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर पहले सिक्के पर टेल दूसरे सिक्के पर हेड, पहले पर पट दूसरे पर चित। 40 उछालों में से 12 बार आया है। अब हमको बताना है कि दोनों सिक्कों पर टेल, दोनों सिक्कों पर पहले और दूसरे दोनों सिक्कों पर पट आने की कितनी, इन 40 उछालों में से कितनी उछालों पर दोनों सिक्कों पर पट आया है, दोनों सिक्कों पर टेल आया है, ये हमको बताना है। इन 40 उछालों में से कितनी उछाल पर दोनों सिक्कों पर टेल प्राप्त हुआ है, दोनों सिक्कों पर चित आया है, ये हम दोनों सिक्कों पर कितनी बार पट आया है ये हमको यहां पर बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए जब हम दो सिक्के उछालते हैं तो हमारे पास चार संभावना होती हैं। या तो पहले और दूसरे दोनों सिक्कों पर हेड मिल सकता है, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल दूसरे पर हेड हमको मिल जाए, या दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। तो जब दो सिक्के हम एक साथ उछालते हैं तो ये चार संभावना होती है। इन चार घटनाओं की संभावना होती है, इनमें से एक घटना आपके साथ घटती है कि जब दो सिक्के उछालेंगे या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया और उन एक साथ उछाला गया है 40 बार। तो 40 बार उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड प्राप्त हुआ है 9 बार। पहले पर हेड दूसरे पर टेल आया है 8 बार और पहले पर टेल दूसरे पर हेड आया है 12 बार। हमको बताना है कि दोनों सिक्कों पर टेल कितनी बार आया है। देखिए ये चार संभावना है। तो जब दोनों दोनों सिक्के 40 बार उछाले गए हैं तो 40 उछालों में से ये तीन संभावना, पहली घटना 9 बार घटित हुई है, दूसरी घटना 8 बार घटित हुई है, तीसरी घटना 12 बार घटित हुई है। हमको बताना है कि ये चौथी घटना कितनी बार घटित हुई होगी। तो दोनों सिक्कों पर टेल आने की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों संभावनाओं के जो जितनी बार ये तीनों संभावनाएं घटित हुई हैं इनके योग को हम कुल उछालों की संख्या में से घटा देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों सिक्कों पर टेल कितनी बार प्राप्त हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे टेल, दोनों सिक्कों पर टेल टी टी प्राप्त होने की संख्या बराबर होगी। देखिए दो सिक्के 40 बार उछाले गए हैं तो 40 में से हम घटा देंगे इन तीन शेष, यहां पर चार घटनाएं हैं तो चार घटनाओं का योग 40 होगा। इन चारों घटनाओं को जोड़ेंगे हम तो हमको 40 मिलेगा। और इसमें से तीन घटनाओं के घटित होने की संख्या हमको दी गई है कि 40 में से ये तीन घटना कितनी कितनी बार घटित हुई है, ये हमको पता है। चौथी घटना के घटित होने की संख्या हमको बतानी है। तो 40 में से हम तीनों घटनाओं के घटित होने की संख्याओं के योग को घटा देंगे। तो 40 में से हम यहां पर घटा देंगे 9 प्लस 8 प्लस 12, इन तीनों संख्याओं के योग को घटा देंगे। तो 40 माइनस 12 और 8 हो जाएंगे 20 और 9 हो जाएंगे 29। तो अब 40 में से जब हम 29 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहां पर 11।
तो दोनों सिक्कों पर टैल प्राप्त होने की जो संख्या है वह है 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया है 11। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया। ज्ञात कीजिए कि पट आने की प्रतिशत कितना था। कि पट आने का प्रतिशत हमको बताना है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया है। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के की दो सतह होती हैं, एक सतह पर हेड होता है, दूसरी सतह पर टेल होता है। तो यहां पर प्रश्न में कहा गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया और इन 1000 उछाल में से चित आया है 455 बार। कि हेड आने की जो संख्या है वह 455 है। अब हमको बताना है, ज्ञात करना है कि पट आने का प्रतिशत कितना है। अब पट आने का प्रतिशत हमको बताना है। पहले हम ज्ञात करेंगे कि पट कितनी बार प्राप्त हुआ है। तो यहां पर हम लिखते हैं पट, या पहले लिखते हैं कुल उछाल। तो कुल उछाल है, सिक्के को उछाला गया है 1000 बार, जिसमें से चित आया है, हेड हमको प्राप्त हुआ है 455 बार। अब हमको बताना है कि पट आने की प्रतिशत कितना है। पहले हम पता करेंगे कि पट कितनी बार हमको प्राप्त हुआ है। तो कुल उछाल की संख्या में से हम 455 चित आने की संख्या घटा देंगे तो हमको पट आने की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1000 में से हम घटा देंगे 455। अब घटाते हैं 455। तो यहां से देखिए 10 में से 5 घटा देंगे 5, 9 में से 5 घटाएंगे 4, फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो यहां पर मिलेगा 5। तो पट आया है 545 बार। पट हमको प्राप्त हुआ है 545 बार। पर हमको यहां पर पट आने का प्रतिशत हमको बताना है। तो हम लिखेंगे पट प्राप्त होने का प्रतिशत, होने का प्रतिशत। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखिए पट प्राप्त होने का प्रतिशत हमको बताना है। तो पट कितनी बार आया है, 445 बार। और कुल कितनी उछाल थी उसको हम रखेंगे हर में। तो कुल उछालों की संख्या आ जाएगी हर में। 1000 में से पट हमको प्राप्त हुआ है 545 बार। अब इस भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है कि 1000 में से 545 बार पट आया है और हमको ये पट प्राप्त होने का प्रतिशत बताना था। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब अंश में है यहाँ पर 545 और प्रतिशत का चिन्ह, हर में है 10। 10 से जब 545 को भाग करेंगे, देखिए 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 4 शेष बचेंगे, यहां पर हो जाएगा 45। 10 चौक 40, फिर 5 शेष बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 50 हो जाएगा। 10 पंजे 50। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब 545 को 10 से भाग करेंगे तो दशमलव पीछे से एक अंक के बाद आ जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है और यहां पर प्रतिशत का चिन्ह। तो पट प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 54.5%। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित 90 बार आए हैं, एक चित 210 बार आया है और कोई भी चित नहीं 100 बार आया है। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया है। इन 400 बार में कि दो चित हमको प्राप्त हुए हैं 90 बार, एक चित प्राप्त हुआ है 210 बार और कोई भी चित नहीं आया है, वह गिनती थी 100 बार। कि 400 बार में से जब हमने दो सिक्कों को 400 बार उछाला तो इन 400 बार में से दोनों सिक्कों पर चित आया है 90 बार। एक चित हमको प्राप्त हुआ है, चाहे वह पहले सिक्के पर आया हो या दूसरे सिक्के पर, एक चित हमको मिला है 210 बार और कोई भी चित नहीं आया। ऐसी घटना भी हुई कि जब दोनों ही सिक्कों पर चित नहीं आया। तो जब दोनों सिक्कों पर चित नहीं आएगा तो पट आएगा। तो कोई चित ना आने की जो संख्या थी वह थी 100 बार। अब हमको बताना है कि ये जो तीन घटनाएं यहां पर दी गई हैं, इन घटना के घटित होने का प्रतिशत हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
ये घटनाएं हमको संख्या में दी गई हैं कि 400 में से दो चित आया है 90 बार। अब इस घटना के घटित होने को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। तो हम यहां पर लिखते हैं दो चित प्राप्त होने का प्रतिशत, होने का प्रतिशत। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखिए कुल उछालों की संख्या हम रखेंगे हर में। तो 400 बार दो सिक्के उछाले गए थे। इन दोनों 400 उछालों में से दो चित हमको प्राप्त हुआ है 90 बार। तो 90 आ जाएगा अंश में। कुल उछालों की संख्या हर में और जितनी बार घटना घटित हुई है उसकी संख्या अंश में। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 4 से हम 90 को भाग देंगे। तो जब हम 4 से 90 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, उतार लेंगे 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, दशमलव लगाने पर 0, 4 पंजे हो गया 20। तो ये हमको प्राप्त हुआ है 22.5%। तो दो चित प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 22.5%। अब अगली घटना है हमारी एक चित प्राप्त होने की। तो लिखते हैं एक चित प्राप्त होने का प्रतिशत, होने का प्रतिशत। तो एक चित प्राप्त होने का प्रतिशत हमको बताना है कि एक चित प्राप्त होने की जो घटना है उसको प्रतिशत में हमको बताना है कितनी है। तो कुल उछालों की संख्या 400 रखेंगे हम हर में और एक चित्त प्राप्त होने की जो घटना है वह कितनी बार घटित हुई है 210 बार। तो 210 आ जाएगा अंश में और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। यहां पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 210 को हम भाग करेंगे 4 से। तो देखिए 4 पंजे हो जाएगा 20, 21 में से 20 घटाएंगे 1 शेष बचेगा, उतार लेंगे 0 तो 10 हो जाएगा। 4 का पढ़ा 10 में जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, दशमलव लगाने पर वह 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ये आ गया है 52.5%। कि दो एक चित प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 52.5%। अब अगली घटना है कोई भी चित नहीं आया है। तो वह घटना घटित हुई है 100 बार कि 100 बार 100 उछालों पर कोई भी चित हमको प्राप्त नहीं हुआ। इस घटना के घटित होने का अब हमको प्रतिशत बताना है। तो यहां पर लिखते हैं कोई भी चित नहीं प्राप्त होने का प्रतिशत, प्राप्त होने का प्रतिशत। कोई भी चित नहीं प्राप्त होने का प्रतिशत। तो कुल उछालों की संख्या थी 400। तो 400 उछाल में हमको कोई भी चित नहीं मिला है 100 बार। तो 100 आ जाएगा अंश में। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। और जब हम 4 से 100 को भाग करते हैं तो 25 चौका 100 होते हैं। तो 4 से 100 विभाजित हो जाएगा 25 बार। तो ये आ जाएगा 25%। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई हैं। अब 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि एक पासे को 1000 बार फेंका गया है और जब हम एक पासा फेंकते हैं तो पासे पर 6 संख्याएं लिखी होती हैं। 6 सतह होती हैं पासे पर, एक सतह पर एक अंक, एक संख्या होती है, दूसरी सतह पर 2, तीसरी पर 3, 4 5 और 6। तो पासे पर ये 6 सतह पर ये 1 से 6 तक की गिनतियां लिखी होती हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि पासे को 1000 बार उछाला गया है और 1000 बार फेंकने पर एक संख्या जो है वह 180 बार आई है।
संख्या 2 जो है 150 बार प्राप्त हुई है। संख्या 3 1000 बार फेंकने पर पासे, जब हमने पासे को 1000 बार फेंका तो उसमें संख्या 3 जो थी वह 160 बार हमको ऊपरी सतह पर प्राप्त हुई। और फिर संख्या 4 जो है वह 140 बार आई। संख्या 5 180 बार प्राप्त हुई और संख्या 6 पासे पर 190 बार ऊपरी सतह पर हमको प्राप्त हुई। अब हमको प्रत्येक संख्या के आने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब हम लिखते हैं संख्या 1 प्राप्त होने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। पहले हम 1 लिखते हैं, संख्या 1 प्राप्त होने का प्रतिशत, प्राप्त होने का प्रतिशत। तो संख्या 1 प्राप्त होने का अब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो संख्या 1 जो है, देखिए कुल उछालों की संख्या है 1000, तो 1000 आ जाएगा अंश हर में। और संख्या 1 कितनी कितनी उछालों पर प्राप्त हुआ है? 180 बार, तो 180 आ जाएगा अंश में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब 18 की गुणा 1 से करने पर हमको मिलेगा 18 और ये प्रतिशत का चिन्ह। तो एक प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 18%। अब संख्या 2 के प्राप्त होने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए इसी तरह लिखेंगे, लिखते हैं संख्या 2 प्राप्त होने का प्रतिशत। तो कुल उछालों की संख्या हम रखेंगे हर में। कुल उछालों की संख्या थी 1000, 1000 उछाल में से संख्या 2 हमको 150 बार प्राप्त हुई है, तो 150 आ जाएगा अंश में। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 1 से 15 को भाग करने पर 15 आएगा, 15 की गुणा फिर 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा 15 और ये प्रतिशत का चिन्ह। तो संख्या 2 प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 15%। अब संख्या 3 का ज्ञात करते हैं प्रतिशत। संख्या 3 प्राप्त होने का प्रतिशत, होने का प्रतिशत। अब कुल उछालों की संख्या आ जाएगी हर में 1000 और संख्या 3 हमको प्राप्त हुआ है ऊपरी सतह पर 160 बार, 160 अंश में। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 16 की गुणा 1 से करने पर हमको मिलेगा 16%। अब संख्या 4 प्राप्त होने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। संख्या 4 प्राप्त होने का प्रतिशत। तो कुल उछालों की संख्या यहां पर है 1000 और 1000 में से संख्या 4 हमको प्राप्त हुई है 140 बार, तो 140 आ जाएगा अंश में। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 40 की गुणा 1 से करने 14 की गुणा 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा 14 और प्रतिशत। अब इसी प्रकार हम संख्या 5 और 6 के प्राप्त होने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। चलिए लिखते हैं, संख्या 5 प्राप्त होने का प्रतिशत। तो कुल उछालों की संख्या रखेंगे हर में और संख्या 5 हमको प्राप्त हुई है 180 बार, 180 आ जाएगा अंश में और गुणा कर देंगे हम 100% के चिन्ह से। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। 18 की गुणा 1 से करने पर हमको मिलेगा 18 और ये प्रतिशत का चिन्ह। अब इसी प्रकार संख्या 6
प्राप्त होने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। संख्या 6 प्राप्त होने का प्रतिशत। तो कुल उछालों की संख्या 1000 आ जाएगी हर में, और अंश में संख्या 6 हमको मिली प्राप्त हुई थी 190 बार, 190 आ जाएगा अंश में। और फिर हम गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 19 की गुणा 1 से करने पर हमको मिलेगा 19, और ये प्रतिशत का चिन्ह। तो संख्या 6 प्राप्त होने का जो प्रतिशत है वह है 19%। तो प्रश्न संख्या 4 यहां पर हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो पहले हमको प्रश्न संख्या 5 पे यहां पर 5 प्रश्न दिए गए, 5 सवाल दिए गए हैं जिनके उत्तर हमको देने हैं। और प्रश्न में कहा गया है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, और जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल घटनाओं की, संभव घटनाओं की संख्या होती है 36। 36 घटना घटित होती हैं। 36 में से जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल 36 घटनाओं में से एक घटना हमारे साथ घटित होती है। तो अगर हम कुल 36 घटनाओं को लिखें, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं दो पासे को, कौन कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना होती है जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं। तो पहले हम कुल संभावना लिख लेते हैं। लिखते हैं दो पासों को एक साथ एक साथ फेंकने पर फेंकने पर कुल संभव परिमाण। तो जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल संभव परिमाणों की संख्या होती है 36। वे कौन कौन से परिणाम होते हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए, अगर पहले पासे पर जब हम दो पासे फेंकेंगे तो हो सकता है पहले पासे पर एक हमको मिले और दूसरे पासे पर भी एक आ जाए। पहले पासे पर एक आए, दूसरे पासे पर हमको दो भी मिल सकता है। अगर पहले पासे पर एक आ जाए, हो सकता है दूसरे पासे पर तीन हमको मिले। पहले पासे पर एक प्राप्त हो, दूसरे पासे पर हमको चार भी मिल सकता है। पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर हमको पांच भी मिल सकता है। पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर हमको छह भी मिल सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि पहले पासे पर एक हमको मिले, हो सकता है पहले पासे पर दो आ जाए, दूसरे पासे पर हमको एक मिल सकता है। पहले पासे पर दो, दूसरे पर भी दो आ सकता है। पहले पर दो, दूसरे पर तीन। पहले पर दो, दूसरे पर चार हमको मिल सकता है। पहले पासे पर दो, दूसरे पर पांच हमको प्राप्त हो सकता है। पहले पासे पर दो, दूसरे पर छह हमको मिल सकता है। हो सकता है पहले पासे पर एक आ जाए, दूसरे पासे पर एक, पहले पासे पर तीन, दूसरे पर एक हमको मिल जाए। पहले पर तीन, दूसरे पर दो। पहले पासे पर तीन भी आ सकता है, दूसरे पासे पर भी तीन आ सकता है। पहले पासे पर तीन, दूसरे पासे पर चार भी हमको मिल सकता है। पहले पासे पर तीन, दूसरे पर पांच। पहले पर तीन और दूसरे पर छह। हो सकता है पहले पासे पर चार आ जाए, दूसरे पासे पर हमको एक मिले। पहले पासे पर चार, दूसरे पर दो। पहले पासे पर चार, दूसरे पर तीन। पहले पासे पर चार, दूसरे पर चार भी आ सकता है। पहले पासे पर चार, दूसरे पर पांच। पहले पासे पर चार, दूसरे पर छह। हो सकता है कि पहले पासे पर पांच आ जाए, दूसरे पर एक। पांच के साथ दो, फिर पांच के साथ तीन भी आ सकता है दूसरे पासे पर। पांच के साथ चार, और पांच के साथ पांच भी मिल सकता है दूसरे पासे पर। अगर पहले पासे पर पांच आया है, दूसरे पर छह भी हमको मिल सकता है। हो सकता है पहले पासे पर छह आए और दूसरे पर एक। छह दो, छह तीन, फिर छह के साथ चार भी हमको मिल सकता है। छह के साथ पांच भी मिल सकता है, और छह के साथ छह भी आ सकता है। तो जब हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो ये कुल 36 परिणाम घटना घटित हो सकती है, इनकी संभावना है। इन 36 घटनाओं में से कोई सी एक घटना हमारे साथ घटित होती है।
प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न संख्या 6 में, कि प्राप्त, अब हमको उन घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखना है जिसमें प्राप्त योग सम संख्या हो। जैसे पासे पर दो संख्या, हमको जब हम दो पासे एक साथ उछालेंगे तो पहले पासे पर कोई संख्या मिल सकती है, दूसरे पासे पर भी कोई संख्या मिलेगी। तो दोनों संख्या के दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योग की घटना को हमें समुच्चय के रूप में लिखना है कि इन 36 घटनाओं में से दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग सम होगा, उन घटनाओं को हमें समुच्चय के रूप में लिखना है कि प्राप्त योग सम संख्या हो। तो इन 36 घटनाओं में से हमें उन घटनाओं को छांट कर लिखना है, उन घटनाओं के द्वारा एक समुच्चय का निर्माण करना है कि जिनमें दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग हमको सम संख्या मिल जाए। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो के पाढ़े से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहां पर देखिए, एक और एक, पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, अगर इन दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग हम करें, एक में एक जोड़ेंगे दो आ जाएगा, दो एक सम संख्या है। तो इस पहले सवाल के उत्तर में जो हम समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें एक घटना हमको मिल जाएगी 1,1, क्योंकि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग दो है, दो एक सम संख्या है। फिर आगे देखते हैं, देखिए एक में दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा, तीन सम संख्या नहीं है। एक में तीन जोड़ने पर चार आ जाएगा, चार एक सम संख्या है क्योंकि ये दो से कट जाती है, तो 1,3। फिर एक के साथ अगर चार को जोड़ेंगे पांच आएगा, सम संख्या नहीं है। एक के साथ पांच जोड़ेंगे तो हमको 6 प्राप्त होगा, वह एक सम संख्या है। फिर एक के साथ अगर 6 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिलेगा, 7 सम संख्या नहीं है। हो सकता है पहले पर दो दूसरे पर एक आए, तो दो में एक जोड़ने पर तीन आएगा, ये भी एक विषम सम संख्या नहीं है। ये दो में दो जोड़ने पर चार आएगा, तो चार सम संख्या है, तो इसको इस घटना वाले समुच्चय में लिख देंगे 2,2। फिर दो के साथ अगर हम तीन को जोड़ें, दो और तीन पांच होंगे, ये सम संख्या नहीं है। दो और चार जोड़ने पर हमको 6 मिलेगा, ये एक सम संख्या है, तो 2,4 हो सकता है। फिर 2,5 तो आएगा नहीं, दो के साथ 6 का जोड़ा, 2,6। अब इस तीसरी लाइन में देखते हैं, 3 और 1 4, ये एक सम संख्या है। 3 2 5, ये सम संख्या नहीं है। 3 3 6 हो जाएगा, ये एक सम संख्या है। 3 और 4 विषम संख्या हो जाएगी 7। 3 और 5 यहां पर सम संख्या है ये, तो इसको भी हम लिखेंगे। 3 और 6 विषम संख्या है, दोनों का योग यहां पर हो जाएगा 9, जो कि एक विषम संख्या है। हमको केवल उन घटनाओं को लिखना है जिन पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग सम मिले। तो 3 और 1, क्योंकि 3 और 1 में जोड़ने पर हमको मिलेगा 4। 3 का जोड़ा 1 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, फिर 3 का जोड़ा 5 के साथ। तो फिर अगली लाइन में देखिए, 4 और 1 जोड़ने पर 5 आएगा, ये सम संख्या नहीं है। 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हमको मिलेगा, सम संख्या है 4,2। फिर 4 में 3 जोड़ने पर हमको सम संख्या नहीं मिलेगी। 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहां पर सम संख्या मिलेगी 8। 4 और 6 दोनों का योग करेंगे 10 आ जाएगा, तो ये एक सम संख्या है 4,6। फिर 5, पहले पासे पर 5, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, ये एक सम संख्या है, तो 5,1। 5,2 विषम संख्या हो जाएगी, दोनों का योग 5,3। 5 और 3 8 होंगे, और 5,5 यहां पर हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 6,1, इनका योग सम नहीं रहेगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये एक सम संख्या है। 6,2 और उसके बाद आएगा 6,4, फिर 6,6। तो इन 36 घटनाओं में से हमको पहले वाले सवाल का उत्तर देने के लिए केवल उन घटनाओं को छांटना था जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग एक सम संख्या हो। तो इन 36 में से कुल कितनी घटनाएं हमको मिली हैं जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग सम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 घटनाएं ऐसी थी जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग सम है। अब दूसरे सवाल का उत्तर लिखेंगे हम। देखिए, दूसरे सवाल में कहा गया है प्राप्त योग 3 का अपवर्तीय हो, कि दोनों पासों पर जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका योग 3 का अपवर्तीय होना चाहिए। 3 का अपवर्तीय का मतलब है 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए।
अब यहां पर देखिए, एक में एक जोड़ेंगे दो आएगा, तीन से विभाजित नहीं होगा। एक में दो जोड़ने पर तीन मिलेगा, ये तीन से विभाजित है। एक में तीन जोड़ने पर चार आएगा, तीन से विभाजित नहीं है। एक में चार जोड़ेंगे पांच हमको मिलेगा, ये भी तीन से विभाजित नहीं है। एक में पांच जोड़ेंगे छह, ये तीन से विभाजित है। छह में एक जोड़ेंगे सात, तीन से विभाजित नहीं है। तो पहली लाइन में दो ही घटनाएं ऐसी है जिन पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह तीन से विभाजित है, एक और दो। ये हो जाएगा तीन, तीन से विभाजित है। एक और पांच जोड़ेंगे तो छह आएगा, तीन से विभाजित है। तो दो घटनाएं, एक तो हो जाएगी एक कोमा दो, फिर एक घटना हो जाएगी एक कोमा पांच। अब अगली दूसरी लाइन में देखते हैं, दो और एक, यहां पर भी तीन हो जाएगा, ये तीन से विभाजित हो जाएगा। दो और चार छह, ये तीन से विभाजित हो जाएगा। हाँ, तो दो ही घटना है दूसरी लाइन में भी, दो कोमा एक और फिर है दो कोमा चार, क्योंकि इन घटनाओं पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह तीन का अपवर्तीय है। अब तीसरी लाइन में तीन और एक चार, ये तीन से विभाजित नहीं है। तीन और दो पांच, ये भी तीन से विभाजित नहीं है। तीन और तीन छह, छह तीन से विभाजित है। तीन और चार सात, ये विभाजित नहीं है। तीन और पांच का योग आठ, ये भी तीन से विभाजित नहीं है। तीन और छह नौ आएगा, ये तीन से विभाजित है। तो इस लाइन में भी दो घटनाएं हैं, एक है तीन कोमा तीन और एक घटना है तीन कोमा छह, क्योंकि इन पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह तीन का अपवर्तीय है। अब अगली लाइन में चार और एक जोड़ेंगे पांच, ये तीन से विभाजित नहीं है। चार और दो छह, ये घटना हो जाएगी क्योंकि ये तीन से विभाजित है। उसके बाद चार कोमा चार आठ आएगा, चार कोमा पांच दोनों को जोड़ेंगे नौ आएगा, तीन से विभाजित है। चार कोमा छह दस आएगा, ये तीन से विभाजित नहीं है। तो चार कोमा पांच, इनका योग तीन से विभाजित है, तीन का अपवर्तीय है। फिर अगली लाइन में देखते हैं, पांच और एक छह, ये भी तीन का अपवर्तीय है। छह और दो सात, छह और तीन पांच और तीन आठ, यहां पर पांच और दो हो गए सात, ये तीन से विभाजित नहीं है। पांच और तीन आठ, ये भी तीन से विभाजित नहीं है। पांच और चार नौ, ये तीन से विभाजित है। तो पहले तो लिखते हैं पांच कोमा एक और फिर है पांच कोमा चार, ये भी तीन से विभाजित है, इनका योग। फिर है पांच कोमा छह, ये हो जाएगा 11। छह कोमा एक सात है, छह और दो आठ और छह तीन, ये है 9। तो ये आ जाएगा छह कोमा तीन। के बाद है छह कोमा छह, छह कोमा छह। तो दूसरे प्रश्न में हमें उन घटनाओं का समुच्चय लिखना था जिन पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग तीन का अपवर्तीय हो। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का उत्तर। तो सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि प्राप्त योग चार से न्यून हो, कि चार से कम, कि दोनों पासों पर प्राप्त जो संख्या है उनका योग चार से न्यून आना चाहिए, चार से कम हमको बताना है। तो ऐसी घटनाएं देखनी है जिन जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग चार से कम हो। तो एक और एक दो, ये चार से कम है। एक और तीन, एक और दो, ये भी तीन हो जाएगा, चार से कम है। तो एक कोमा एक, एक घटना तो हमको मिल जाएगी एक कोमा एक। फिर दूसरी घटना है एक कोमा दो, जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग चार से कम है। फिर है एक कोमा तीन, ये तो चार आ गया है, चार से कम चाहिए था। एक कोमा पांच, ये एक कोमा चार पांच हो जाएगा, ये चार से कम नहीं है, आगे कोई संख्या ऐसी नहीं है। फिर है दो कोमा एक, इनका योग तीन आएगा और तीन चार से कम है। तो दो कोमा एक। तो कुल यहां पर तीन ही घटनाएं ऐसी मिलेंगी हमको जिन पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह चार से न्यून मिलेगा, कम मिलेगा। केवल ये ही तीन ऐसी घटनाएं हैं, और जितनी भी घटनाएं हैं अगर उन पर प्राप्त संख्याओं का योग आप करेंगे तो वह या तो चार होगा या चार से ज्यादा मिलेगा। हमको केवल उन घटनाओं को लिखना था जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग चार से कम है। तो तीसरा सवाल भी पूरा हो गया है। अब चौथा सवाल है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। अब हमको ऐसी घटनाओं का समुच्चय बनाना है जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 से अधिक होना चाहिए। तो अब देखते हैं ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 से 10 से अधिक है। 10 से अधिक हमको देखना है। देखिए तीन और एक चार, तीन और दो, यहां पर चार में एक जोड़ेंगे पांच, चार और दो छह, चार में पांच जोड़ने पर नौ, चार और छह यहां पर 10 आ जाएगा, पर हमको 10 से अधिक चाहिए। तो 10 से अधिक लास्ट में देखते हैं। देखिए पांच और पांच, ये भी 10 है। पांच और छह 11,
इन दोनों का योग 10 से अधिक है। 6 5 ये भी 11 है, इनका योग 10 से अधिक है। 6 और 6 12, ये भी 10 से अधिक है। तो यहाँ पर 3 ही घटनाएं ऐसी हमको मिलेगी इन 36 में से जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 से अधिक होगा। 5,6 लिख देते हैं इनको। एक है 5,6, एक घटना है 6,5 और एक घटना है 6,6। तो केवल उन 36 घटनाओं में से ये 3 ही घटनाएं ऐसी हैं जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 से अधिक है। तो प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। यहां पर कहा गया है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं। अब निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में हमको लिखने के लिए कहा गया है कि कोई चित्र प्रकट नहीं होता, उन घटनाओं को हमें लिखना है। दूसरे सवाल में केवल एक चित्र आता है, ऐसी कितनी घटनाएं हैं उनको हमको लिखने के लिए कहा गया है। कम से कम 2 चित्र प्रकट होते हैं, उन घटनाओं को लिखने के लिए कहा गया है। और 3 चित्र आते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं उनको हमें समुच्चय के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले हम उन कुल घटनाओं को लिखेंगे जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल कितनी घटनाएं बनती हैं। देखिए, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का, तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास कुछ संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल 2 संभावना होती है जब एक सिक्का उछाला जाता है। और जब एक सिक्का या 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कुल संभव घटनाएं जो होती हैं वह होती हैं 4। या तो दोनों सिक्कों पर हेड मिलता है, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाता है, या दोनों सिक्कों पर टेल प्राप्त होता है। तो ये कुल 4 घटनाएं घटती हैं जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं। तो कुल 4 संभव घटना घट सकती हैं। इन 4 में से कोई एक घटना आपके साथ घटेगी अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तब। अगर 3 सिक्के एक साथ उछालें, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम होते हैं 8। अब वे 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? देखिए, जो 2 सिक्के एक साथ उछाले थे तो 4 परिणाम ये थे। इन चारों परिणाम के साथ एक बार तो सबके तीसरा परिणाम एच लगाने की, पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड और तीसरे पर भी हेड। हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड। सबके साथ, इन चारों में सबके साथ एकक एच बढ़ा दीजिए। पहले तो चारों के साथ एकक एच बढ़ा देंगे, फिर चारों के साथ एकक टेल बढ़ा देंगे, तो कुल 8 परिणाम आपको मिल जाएंगे। अब ये टी एच और एक एच और जोड़ देंगे, ये टी टी और एक एच जोड़ दिया, तो 4 परिणाम तो ये हो गए हैं। अब इनके साथ, चारों के साथ एकक टी जोड़ देंगे, तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। हो सकता है तीनों सिक्कों पर टेल हमको मिल जाए। तो जब एक पास सिक्का उछालते हैं तो 2 संभव परिणाम होते हैं, जब 2 सिक्के उछालते हैं एक साथ तो 4 संभव परिणाम हमको मिलते हैं, और जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव 8 परिणाम हमको मिलते हैं। अब हमको बता, इन 8 परिणामों में से इन सवालों के उत्तर हमको देने हैं। अब प्रश्न में कहा गया है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। पहली घटना है 2 चित्र प्रकट नहीं होते। तो इन 8 संख्याओं में से हमको देखना है, इन 8 घटनाओं में से देखना है किन घटनाओं में 2 चित्र प्रकट नहीं होते हैं। कितनी घटनाएं ऐसी है जिनमें कोई चित्र प्रकट नहीं होता, हमको बताना है कोई चित्र प्रकट नहीं होता। ऐसी कितनी घटना है जिनमें कोई भी चित्र नहीं आया है, चित्र का मतलब है हेड। ऐसी कितनी घटनाएं हैं इन 8 में से जिनमें एक बार भी चित्र नहीं आया है? तो जब चित्र नहीं आया होगा तो टेल आया होगा, क्योंकि सिक्के उछालने पर 2 ही सतह होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब किसी भी सतह पर, किसी भी बार, तीनों बार में से किसी भी बार में हमको चित्र नहीं मिला है तो पट मिला होगा। तो ऐसी घटना हमको देखनी है जिनमें कोई सी भी बार चित्र नहीं है। देखिए, यहां पर तीनों जगह चित्र है, यहां पर 2 जगह चित्र है, यहां पर भी 2 जगह है, यहां पर 1 जगह, 2 जगह,
पहले पर चित आ गया, बीच दूसरे पर चित आया, और एक ही घटना ऐसी है जहां पर तीनों उछालों में कहीं पर भी चित नहीं है, तीनों बार पट मिला है। तो ऐसी केवल एक ही घटना आपको मिलेगी इस समुच्चय में, वह है एच, वह है टी टी टी। जब तीनों सिक्कों पर हमको टेल पट मिलेगा, तभी वह घटना ऐसी होगी जब कोई भी चित हमको प्रकट नहीं होगा। अब दूसरा सवाल, केवल एक चित आता है, तो इन 8 घटनाओं में से हमको देखना है किन घटनाओं में केवल एक चित है। यहां पर 3 चित है, 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, एक चित इस घटना में है, तो इसको लिखेंगे टेल टेल और हेड। फिर उसके बाद एक घटना है, यहां पर एक चित है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर एक घटना ये भी हो जाएगी, यहां पर भी एक चित है, ये हो जाएगी टेल हेड टेल। तो कुल 3 घटनाएं हमको ऐसी मिली है जिन पर केवल चित की संख्या 1 है, केवल एक चित आता है। तीसरा, कम से कम 2 चित प्रकट होना। तो अब इन 8 घटनाओं में से हमको देखना है जिनमें कम से कम 2 बार चित आया है, 2 बार हेड आया है। तो 2 बार हेड एक तो यहां पर है, 2 बार हेड, यहां पर भी 2 बार हेड है, यहां पर 2 बार हेड है। तो ये 3 ही घटना है जहां पर 2 बार हेड है। एक तो हेड टेल हेड, एक है हेड हेड टेल, और फिर इसके बाद है टेल हेड हेड। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जहां पर कम से कम, यहां पर बोला गया था कम से कम 2 चित्र प्रकट होते हैं। तो कम से कम का मतलब है कि कम से कम 2 बार तो हेड आना है तो चाहिए, भले ही ज्यादा कितनी बार आ जाए, कम से कम दो, कम से कम 2 चित्त प्रकट होने की घटनाएं को हमको यहां पर लिखना है। तो ये तो वे घटनाएं थी 3 जिसमें केवल 2 बार हमको मिला है, चित आया है, 2 बार हेड आया है। हमको वे घटनाएं लिखनी है कि कम से कम 2 चित्त प्रकट हो। कम से कम 2 का मतलब है 2 भी इन घटनाओं में, जिन वे घटनाएं भी गिनी जाएंगी जिनमें 2 बार चित आया है, और भले ही 2 से ज्यादा चित हमको मिल जाए। तो एक घटना ऐसी भी थी जिसमें 2 से ज्यादा बार, देखिए यहां पर चित्तों की संख्या है 3, तो कम से कम इस घटना में 2 चित्त तो हैं, भले यहां पर 3 है, तो कम से कम 2 तो हैं, भले ही 2 से ज्यादा हैं। तो ये घटना भी इसमें आ जाएगी, हेड हेड और हेड। क्योंकि इस समुच्चय में हमें उन घटनाओं को लिखना था जिनमें कम से कम 2 चित्त प्रकट हों। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 चित्त वाली घटना भी इसमें आएंगी, और 2 से ज्यादा चित्त प्राप्त करने वाली घटनाएं भी इसी समुच्चय में हमको लिखनी है। अब आगे है नंबर 4, कोई चित्त नहीं आता है। तो ऐसी घटना हमको देखनी है जिसमें कोई चित्त नहीं आता है। अच्छा, ये तीनों चित्त आते हैं, घटना 4 है, तीनों चित्त आते हैं, ऐसी घटना हमको देखनी है जिसमें तीनों चित्त आए। तो यहां पर 3 बार चित्त है, एक ही घटना ऐसी है इन 8 में से जिनमें तीनों बार चित्त है। तो सवाल नंबर 4 पूरा हो चुका है। इसी सवाल के साथ प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय हमको बनाना है। देखिए, अब इस प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे, तो जब हम 2 पासों को उछालते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं, तो कुल संभव परिणाम होते हैं 36। तो उन 36 परिणामों में से हमको केवल उन घटनाओं को लिखना है, उन घटनाओं का समुच्चय बनाना है जिन पर दोनों पासों पर सम अंक आए। ये जैसे 36 परिणाम थे हमारे ये, तो जो 2 पासों को उछालते हैं तो कुल ये 36 परिणाम मिलते हैं। इन 36 में से उन घटनाओं का समुच्चय हमको बनाना है जिन पर दोनों पासों पर सम अंक हो। जैसे 1 और 1 यहां पर है, तो यहां पर ये तो विषम अंक है, 1 और 2 यहां पर ये तो विषम है, ये सम है। हमको दोनों पासों पर सम अंक प्राप्त करने वाली घटनाओं को लिखना है इन 36 में से। तो कौन सी घटना होगी? देखिए, एक घटना तो हो सकती है, देखिए पहले पासे पर
एक हमको मिलेगा, तो एक तो कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, हमको दोनों पासों पर सम चाहिए। तो पहले पासे पर दो हमको मिल सकता है और दूसरे पासे पर दो आए उसके साथ, पहले पासे पर दो दूसरे पर चार आ जाए तो दोनों पासों पर सम है। पहले पर दो दूसरे पर छह मिल जाए तो दोनों पासों पर सम है। यहां पर हो सकता है पहले पासे पर सम अंक चार, दूसरे पासे पर दो आ जाए कि चार के साथ, चार के साथ चार और चार के साथ छह। हम केवल उन घटनाओं को लिख रहे हैं जिनमें दोनों पासों पर सम अंक है। तो पहले पासे पर सम अंक, या तो जब हम पासा उछालते हैं तो पासे पर सम अंक या तो दो होगा, चार होगा या छह होगा। तो पहले पासे पर दो भी आ सकता है, चार भी आ सकता है या छह आ सकता है। तो पहले पासे पर छह आ जाए तो दूसरे पासे पर छह के साथ दो भी हो सकता है, छह के साथ चार भी हो सकता है, छह के साथ छह भी हो सकता है। तो उन 36 घटनाओं में से कुल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ घटनाएं हमको ऐसी मिली हैं जिन पर दोनों पासों पर एक सम अंक है। देखिए आप इन सभी घटनाओं में देख सकते हैं पहले और दूसरे दोनों पासों पर सम अंक है। तो ये ऐसी घटनाओं का समुच्चय हमको बनाना था जब हम दो पासों को एक साथ उछालें और दोनों पासों पर हमको सम अंक मिले। तो कुल 9 घटनाएं ऐसी हैं जिन पर दोनों पासों पर सम अंक है। तो प्रश्न संख्या 7 पूरी हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बनाना है। इस बार हमको दोनों पासों पर विषम अंक आने की घटनाओं का समुच्चय बनाना है। तो जब हम एक पासा उछालते हैं, कोई पासा उछालते हैं, तो पासे पर एक से छह तक की गिनती लिखी होती है और इन एक से छह तक की गिनती में जो विषम अंक होते हैं वह होते हैं एक, तीन और पांच। तो जब पासे पर दोनों पासों पर इन्हीं अंक को ये अंक प्राप्त होंगे तभी हम कहेंगे कि दोनों पासों पर विषम अंक हैं। तो हो सकता है अब हमको समुच्चय बनाना है, पहले पासे पर विषम अंक एक आ जाए, दूसरे पासे पर विषम अंक एक भी आ सकता है, एक के साथ में तीन भी हो सकता है, एक के साथ में पांच भी हो सकता है। हो सकता है पहले पासे पर विषम अंक तीन आ जाए तो तीन के साथ दूसरे पासे पर एक भी मिल सकता है। वो तीन के साथ यहां पर तीन भी आ सकता है, तीन के साथ पांच भी आ सकता है। केवल हम उन घटनाओं को लिख रहे हैं जिन पर दोनों पासों पर विषम अंक है। तो पहले पासे पर अगर पांच आ जाए तो पांच के साथ दूसरे पासे पर एक भी मिल सकता है, पांच के साथ तीन आएगा तब दोनों पासों पर विषम अंक कहलाएंगे, जब पांच के साथ पांच आएगा तब दोनों पासों पर विषम अंक कहलाएंगे। तो हमने उन 36 घटनाओं में से जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं कुल 36 परिणाम हो घटनाएं घट सकती हैं। तो उन 36 में से कुल हमको 9 घटनाएं ऐसी मिली हैं जिनमें दोनों पासों पर विषम अंक हैं। तो प्रश्न संख्या हो चुकी है 8 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने का समुच्चय लिखिए। अब हमको दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग विषम आने की घटनाओं को लिखना है कि हमें जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। उन 36 में से उन परिणामों को हमें लिखना है जिनमें दोनों दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह विषम हो, जो दो से विभाजित ना हो, ऐसा योग हमको लिखना है। तो देखिए उत्तर, देखिए जब पहले पासे पर एक आएगा तो एक के साथ एक का जोड़ा बन सकता है, पर एक और एक जोड़ेंगे तो दो आएगा, दो तो विषम नहीं है, ये तो दो से विभाजित हो जाएगा। एक के साथ अगर दो का जोड़ा बने तो एक और दो को जोड़ने पर हमको मिलेगा तीन, और तीन एक विषम अंक है। तो एक के साथ अगर चार का जोड़ा एक के साथ तीन का बनाए तो तीन और एक तो हो जाएंगे चार, सम अंक होगा। एक के साथ हमको बनाना होगा चार का, एक और चार यहां पर हो जाएगा, एक में चार जोड़ने पर हमको मिलेगा पांच, पांच एक विषम अंक है। तो एक में अगर हम छह जोड़ेंगे, एक में पांच जोड़ने पर हमको मिलेगा छह, छह तो यहां पर सम अंक हो जाएगा। तो एक का जोड़ा बनेगा छह के साथ, एक में छह जोड़ने पर सात आएगा और सात एक विषम अंक है। फिर दो का जोड़ा बनेगा एक के साथ, तो दोनों का योग हमको विषम मिल जाएगा, दो और एक तीन। दो का जोड़ा बनेगा हम
3 के साथ, क्योंकि जब हम एक सम संख्या, देखिए सम अंक में एक विषम अंक जोड़ेंगे, सम अंक में विषम अंक जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा, विषम ही अंक हमको प्राप्त होगा। जैसे देखिए सम अंक 2 है, तो 2 के साथ अगर हम 4 जोड़ दें तो सम में सम जोड़ेंगे तो हमको सम संख्या मिलेगी। अगर सम में विषम अंक जोड़ देंगे तो हमको विषम अंक, योग उनका विषम मिलेगा। तो 2 में अगर हम जोड़ देते हैं 5, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 विषम अंक है। फिर 3 के साथ अगर हम जोड़ें, 3 के साथ अगर हम जोड़ दें 2, तो 3 और 2 5 विषम अंक है। 3 के साथ हम जोड़ दें, 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा, 3 और 5 ये तो 8 हो जाएगा। 3 के साथ हम जोड़ेंगे 6, 3 और 6 9 होगा, और 9 एक विषम अंक है। तो यहाँ 3 के साथ 1 जोड़ने पर सम मिलेगा, 3 के साथ 2 जोड़ने पर विषम, 3 के साथ अगर हम 4 जोड़ेंगे तब भी हमको मिलेगा। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 3,4, 7 एक विषम अंक है, और 3 कोमा फिर 6, इनका योग भी विषम आएगा। फिर 4 के साथ अगर जोड़ा बनाए तो 4,1 विषम अंक है, 4,3 विषम अंक है, और 4,5 दोनों का योग 9 आएगा, विषम अंक है होगा। फिर उसके बाद 5 के साथ अगर जोड़ा बनाए हम, 5,1 6 सम अंक, सम आ जाएगा 5,2, 5 और 2 7। फिर उसके बाद है 5,4, 5,6, इनका योग भी विषम है। फिर 6 के साथ अगर जोड़ा बनाए तो 6,1 6,3, और फिर एक बनेगा 6,5। तो हमने वे सभी घटनाएं लिख दी हैं। उन 36 घटनाओं में से हमने उन घटनाओं को लिख दिया है जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग एक विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसा योग है। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। अब हमको दोनों पासों पर जो संख्या प्राप्त होगी, जब दो पासे हम फेंकेंगे तो उन संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होना है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो वे स्वयं से विभाजित होती हैं या एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं। तो हमको दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग ऐसा देखना है कि प्राप्त संख्याओं का योग अभाज्य हो, जो किसी भी अन्य संख्या से, स्वयं के या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहां पर देखिए, जब हम दो पासे उछालते हैं तो कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। इन 36 में से हमको उन परिणामों को छांटना है जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग अभाज्य है, जो किसी से विभाजित ना हो। जैसे 1 और 1 2, ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, जो एक के और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो 1 और 1 यहां पर 2 आएगा, 2 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये घटना हम लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा 1,1। एक के साथ एक में अगर 2 जोड़ेंगे, देखिए 1,2 3 हो जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। 1,4, एक में 4 जोड़ने पर हमको मिलेगा 5, 5 एक अभाज्य संख्या है। और एक में अगर हम जोड़ेंगे 6 तो 7 आएगा, 7 भी अभाज्य संख्या है। 2 में अगर हम जोड़ें, देखिए 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 हमको मिलेगा, 2 में 3 जोड़ने पर हमको 5 मिलेगा, और 2 में अगर हम 5, 2 में 4 जोड़ने पर 6, 2 में जोड़ 5 जोड़ेंगे तो 7, 2 और 5 हो जाएंगे 7, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3, 3 के साथ 3 में 2 जोड़ने पर हमको 5 मिलेगा, अभाज्य संख्या। 3 में अगर हम जोड़े 5 8 3 और 6, 3 के साथ 6 तो 9 हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। अब 4 में देखिए, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4,1 5 होगा, 5 एक अभाज्य संख्या है। फिर 5 3 4,3, 4 और 3 भी यहां पर हो जाएंगे 7, 7 भी अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 5,2, 5 और 2 7 हो जाएंगे। फिर 6 का 6,1, 6
और एक 7 हो जाएंगे। यहां पर फिर है, देखिए एक बनेगा 5,6। 5 और 6 11 होते हैं, 11 अभाज्य संख्या है। फिर 6,1 7, फिर 6,5 11, ये अभाज्य संख्या है। तो उन 36 घटनाओं में से हमने उन घटनाओं को लिख दिया है जिन पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह एक अभाज्य संख्या है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या है। तो प्रश्न संख्या 10 हो चुकी है कंप्लीट। एक बार पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक का जोड़ा एक के साथ बनाएंगे 2, अभाज्य संख्या। एक और 2 3, अभाज्य संख्या। एक एक में 4 जोड़ेंगे 5, अभाज्य संख्या। एक और 6 7, ये भी अभाज्य संख्या होती है। 2 और 1 3, 2, 2 का जोड़ा 3 के साथ 5, ये अभाज्य संख्या है। 2 का जोड़ा 5 के साथ बनाएंगे 7, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 का जोड़ा 6 के साथ 8 बनेगा, 8 अभाज्य नहीं होगा। 3 में 3 का जोड़ा 1 के साथ 4, अभाज्य नहीं है। 3 का जोड़ा अगर 2 से बनाए 5, अभाज्य संख्या होगा। 3 का जोड़ा अगर हम 4 के साथ बना दे, यहां पर एक और होगा 3,4। 3 और 4 7, अभाज्य संख्या है। 3 फिर 4,1 5, अभाज्य संख्या है। 4 3 7, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5,1 6 अभाज्य नहीं है। 5 और 2 7, अभाज्य हो जाएगा। 5 और 6 यहां पर 11, एक अभाज्य संख्या है। 6,1 7 अभाज्य संख्या है, और 6,5 11, ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 5 11। तो ये थी कुल वे घटनाएं जिन पर प्राप्त संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। एक लॉटरी में 100 इनाम है। एक लॉटरी में 100 इनाम है। उसके यहां पर 1,00,000 टिकट बिके हैं। एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके 1,00,000 टिकट बिके हैं। और इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना कितनी होगी, ये हमको बताना है। हमको बताना है इनाम जीतने की संभावना। जीतने की संभावना कितनी है एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना। एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना हमको बतानी है। एक व्यक्ति के इनाम जीतने की प्रायिकता कितनी है। देखिए कुल इनामों की संख्या है 100, और उस लॉटरी में 100 इनाम है, और लॉटरी को खरीदने वाले टिकटों की जो संख्या है, उस लॉटरी को खरीदने वाले जो टिकट हैं वह है 1,00,000। एक लॉटरी में 100 इनाम है, और इन इनामों को जीतने के लिए उस लॉटरी के कितने टिकट बिके हैं, 1,00,000 टिकट बिके हैं। अब हमको बताना है कि एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना कितनी है। तो कुल टिकटों की जो संख्या है वह तो आ जाएगी हर में 1,00,000, और लॉटरी में इनामों की जो संख्या है, इनामों की संख्या आ जाएगी अंश में। अब इसको काट देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां पर बचेगा 1/1000। तो एक व्यक्ति के जो इनाम जीतने की संभावना है वह है 1/1000। 1/1000 संभावना है कि 1,000 टिकटों में से एक एक 1,000 टिकटों में से एक व्यक्ति ही इनाम जीतेगा। 1,000 टिकटों में से एक व्यक्ति इनाम जीतेगा, ये संभावना है उस लॉटरी के, एक व्यक्ति के इनाम जीतने की उस लॉटरी में। अगर इसको हम प्रतिशत में बदलें कि 1/100 को, अगर 1,000 को प्रतिशत में बदलना है कि एक लॉटरी में एक व्यक्ति के इनाम जीतने की प्रायिकता प्रतिशत में बताइए, तो कितने प्रतिशत की संभावना है एक व्यक्ति के इनाम जीतने की। तो इसको हम 100% से गुणा कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जब हम 10 से 1 को भाग करेंगे तो 0.1% आ जाएगा। तो अगर हम प्रतिशत में बताएं कि एक व्यक्ति के इनाम जीतने की क्या संभावना है, वह है 0.1%। 0.1% संभावना है एक व्यक्ति के उस लॉटरी में इनाम जीतने की। अगर आपको संख्या में बताना है तो वह है 1/1000 भिन्न में। अगर प्रतिशत में बताना है तो वह है 0.1%। तो प्रश्न संख्या 11 हो चुकी है कंप्लीट, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 16B भी हो चुकी है कंप्लीट। जिन छात्र छात्राओं को यह अभ्यास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो,
वह सभी अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नई इकाई के अभ्यास के प्रश्नों के साथ।